नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है बहुत से डिफेंस रिफॉर्म के बारे में और बहुत सी चीजें नेगेटिव लिस्ट में डाली है और ये कहा है कि अब इंडिया ज्यादा से ज्यादा चीजें इंडिया में ही बनाएगा और इसे दोस्तों हम मेक इन इंडिया 2.0 भी कह सकते हैं अगर पॉलिसी के हिसाब से जाएं। और दोस्तों, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि पहले के मेक इन इंडिया के बदले इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा और क्या इंडिया वाकया में ही सेल्फ रिलायंट हो सकता है पूरी तरह से वेपन सिस्टम को इंडिया में ही बनाने के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मेक इन इंडिया शुरू किया गया था आज से 6 साल पहले, तो उस समय यह सोचा गया था कि हम जो सारे आर्मामेंट है वो इंपोर्ट करने की बजाय लोकली ही बनाएंगे और सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करेंगे वेपन प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी थी वो था टाइम बाउंड प्लान ना होना और इसीलिए हम डिलीवरीज भी समय पर संभव नहीं कर सके और इससे दोस्तों ये प्रोग्राम जो था उतना सफल नहीं हुआ। आज भी हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, सेकंड नंबर पे हम आते हैं अगर बात करें डिफेंस के अंदर इंपोर्ट की। तो ऐसे में दोस्तों इसका कंक्लूजन कोई खास नहीं निकलता। दोस्तों, हमने लास्ट ईयर भी हम सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहे। हमने $100 बिलियन के वेपन खरीदे जो कि लगभग 7.5 लाख करोड़ की कीमत के बनते हैं। ये हमने यूएस, फ्रांस, रशिया और इसराइल से 2013 से 2019 के बीच में खरीदे। अभी दोस्तों मई 16 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की एक बहुत बड़े पैकेज की, ताकि एक इंडस्ट्रियल बेस बने और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आए। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इसकी जरूरत भी है, लेकिन दोस्तों इसके लिए ग्राउंड पर एक्शन की जरूरत है जो कि मेक इन इंडिया 2.0 के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकता है। और दोस्तों, अब जो ये रिफॉर्म होने हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, एक बहुत बड़ी नेगेटिव लिस्ट बनाई गई है डिफेंस इक्विपमेंट की जिन्हें इंपोर्ट हम करते थे, लेकिन अब दोस्तों उसे लोकली ही बनाया जाएगा। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि 74% तक का हिस्सा हो सकेगा फॉरेन कंपनीज का जॉइंट वेंचर के अंदर, जो पहले 49% था। और इसके अलावा दोस्तों 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उनको कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, जिससे दोस्तों स्पेशल बजट का प्रोविजन बनाया जा सके ताकि लोकली ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके, डिफेंस के अंदर हम सेल्फ रिलायंट हो सके। और इसके पीछे दोस्तों अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल डीवी शकेतकर की कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, उसी के आधार पर ये चेंजेस किए जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो पॉलिसी आई है इसके मायने क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो पहले क्या था कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिमांड करती थी, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे, वो अनरियलिस्टिक वेपन की बात करती थी और जिसकी वजह से उन्हें इनका इंपोर्ट करना पड़ता था और हमारे यहाँ नहीं बनते थे। दूसरा दोस्तों, अब गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस को ये कहा है कि रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट आप कीजिए, तो इससे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी यही बात उठाई है। और दोस्तों ये नेगेटिव लिस्ट बनने की वजह से अब इंपोर्ट जो होगा वो इजी नहीं होगा, तो ऐसे में दोस्तों लोकली ही हमें एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, डिफेंस एफडीआई में जो बढ़ावा दिया गया है उससे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों वह पहले यह नहीं चाहता था कि 49% उसका स्टेक हो और जो डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है वो इंडियन कंपनीज के हाथ में रहे, लेकिन अब दोस्तों इसे 76% कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों सारी चीजें उनके हाथ में रहेगी, कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। इस तरह से वो इसके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों 2000 से 2018 तक अगर हम टोटल एफडीआई की बात करें डिफेंस सेक्टर में, तो ये सिर्फ $7.26 मिलियन रही है। अब दोस्तों कौन सी चीजें बैन की जाएंगी इंपोर्ट के लिए, इसका डिसीजन जो होगा वो जनरल रावत के डिपार्टमेंट से होगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल टास्क होगी, क्योंकि उन्होंने अभी कहा था कि हम 114 फाइटर जेट लोकली ही बनाएंगे, फॉरेन से नहीं खरीदेंगे, जबकि हमारे एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने नेक्स्ट डे ही कहा कि हम इसके लिए जा सकते हैं, ये हमारा प्लान है। हमने इसराइल से 1400 होवित्जर खरीदने थे और इसके अलावा 2 फाल्कोन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट भी खरीदने थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। लेकिन अभी दोस्तों देखा जा सकता है कि क्या उसे इंडियन कंपनीज बना सकती हैं। अभी सबसे बड़ा स्टेप होगा दोस्तों 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन करना, क्योंकि दोस्तों अभी ये गवर्नमेंट की बॉडी में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, लेकिन बाद में ये पीएसयू जैसे कि एचएएल है उसी की तरह से हो जाएंगे और इसका अपना एक बोर्ड होगा और काम करना और इजी हो जाएगा, डिसीजन लेना और इजी हो जाएगा। अब दोस्तों इसका कंक्लूजन क्या है कि दोस्तों हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एक एनुअल एक्विजिशन प्लान होता है और एक 15 साल के लिए ऐसा ही इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान होता है जो उनकी एक्विजिशन प्रायोरिटीज को दिखाता है। लेकिन दोस्तों अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ये इंडिजनाइजेशन
प्रायोरिटीज क्या होंगी ये देखना बाकी है, क्योंकि अगर ये एक बार अच्छी तरह से स्टडी करके डिसाइड हो जाता है तो डीआरडीओ और अदर फैक्ट्रीज के लिए और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए भी ये इजी हो जाएगा कि उन्हें करना क्या है और किस तरह से क्रिटिकल कंपोनेंट को पहले बनाना है और कौन सी चीजें हैं जो रिपीट के अंदर यूज होती हैं, जो अभी फॉरेन से आ रही हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है ताकि उनको हम अपग्रेड भी करते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।